Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. अगला टॉपिक आप लोग लिखिए, अनुगमन वेग की विद्युत क्षेत्र पर निर्भरता। चलिए हम लोग इसको समझेंगे। अनुगमन वेग की विद्युत क्षेत्र पर निर्भरता के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें क्या बताया जाता है, ये भी आपके जैसे हम लोगों ने एक संबंध को समझा था। ठीक है, कौन से संबंध को? धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के बीच में संबंध को समझा था। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी हमें कुछ संबंध को ही जानना है। ठीक है, यानी एक तरीके का डेरिवेशन है, ध्यान रखिएगा। ये कोई थ्योरी नहीं, एक तरीके से क्या है, डेरिवेशन है। और हम लोग इसमें समझेंगे कि अनुगमन वेग में विद्युत क्षेत्र पर कैसे निर्भरता होती है, किस फार्मूले के अनुसार इस पर क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक है, और इसी के साथ में निर्भरता को देखते हुए हम लोग जानेंगे श्रांति काल के बारे में। ठीक है, क्योंकि श्रांति काल कहीं ना कहीं इसकी निर्भरता पर एक अलग तरीके से कार्य करता है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। लिखिए, इसमें सबसे पहले दिया गया धातु की लंबाई, तो इसकी जो सिद्ध करने की शुरुआत है। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है इसकी जो व्यवस्था शुरू होती है वो गति के समीकरण से शुरू होती है, क्योंकि इसमें सबसे आपको दिया क्या गया है, वेग की विद्युत क्षेत्र पर निर्भरता, वेग दिया गया है। तो वेग का उपयोग करते हुए कहीं ना कहीं हमें गति का फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें वेग के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, इसको इलेक्ट्रॉन का जो वेग है इसमें इसको बीडी से व्यक्त किया गया है। किससे? डी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अनुगमन इलेक्ट्रॉन के वेग का प्रयोग करते हुए हम लोग इसमें गति का पहला समीकरण का प्रयोग करेंगे। गति के पहले समीकरण का ध्यान रखिएगा। तो इसका समीकरण हो जाएगा बी इक्वल टू यू प्लस एटी का प्रयोग किया जाएगा। ये याद था ना? अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपको पता है बी क्या होता है, बी होता है अंतिम वेग। ठीक है, यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग, ए क्या है, त्वरण है, और टी समय। तो यहाँ सबसे पहले आपको दिया गया है यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो किसी का जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, 0 से शुरू होगा। कोई भी मान लिया आप एक मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो तुरंत तो 120 और 40 में जाएगी नहीं, पहले 0 से शुरुआत होगी। तो प्रारंभिक वेग इसका। अब बी इक्वल टू लिया क्या गया है, बीडी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेग लिया गया है, यानी कि अंतिम वेग इसका क्या है, बीडी है। और समय उसमें लग रहा है तो यानी किसको व्यक्त करता है, श्रांति काल को, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो इन सब चीजों का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो यहां से फार्मूला निकल के आएगा बीडी इक्वल टू ए टो, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ए की वैल्यू ए ही रहेगी जो कि त्वरण के अनुसार, और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा। ठीक, ए टो, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसका मान हो जाएगा एफ इक्वल टू माइनस ई स्मॉल ई और कैपिटल। ध्यान रखिएगा, ये इसका बल है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और साथ साथ ही इसमें जो आप देख सकते हैं जो कि ऋण चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, ऋण चिन्ह दिखा रहा है इलेक्ट्रॉनों के आवेश को, ध्यान रखिएगा, क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉनों को आवेश को। तो एफ इक्वल टू माइनस ई, ध्यान रखिएगा, स्मॉल इलेक्ट्रॉन है और कैपिटल ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का यम का प्रयोग करेंगे। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान यानी कि यम, तो जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान यानी यम का प्रयोग करेंगे, तो आप लोगों को एक फार्मूला और पता होगा गति का ही, जिसमें फोर्स और द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है, द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। एक फार्मूला और होता है ऐसे ही, एफ इक्वल टू एम में होता है। ये लड़के पता नहीं क्या करेंगे भविष्य में, एफ अपान एम। अब यहाँ आप देख सकते हैं कुछ वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। कौन सी वैल्यू, एफ की वैल्यू, ध्यान रखिएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई अपान कैपिटल एम, स्मॉल एम। ठीक, यम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत नहीं है, तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, बी डी इक्वल टू ए टो। ठीक है, अब ये समीकरण उठाकर हम लोग क्या करेंगे, ये जो समीकरण है, ये 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4। तो समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, अब जब 1 में रख देंगे तो हमारा हो जाएगा बी डी इक्वल टू ए की वैल्यू रख देंगे माइनस ई एम इंटू टो, समीकरण नंबर 5 ये बनकर आ जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, तो फिर इसको आगे हम आगे बढ़ाएं।
आप नोट के इसको एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। इसमें पहले दिया गया धातु की लंबाई L, परिच्छेद क्षेत्रफल A, विभवांतर B लिया गया था, इलेक्ट्रॉन का वेग हम लोग जो कि एक तरीके से अनुगमन वेग को प्रदर्शित करता है उसी के रूप में इसको रखा गया BD के रूप में। गति के समीकरण का प्रयोग किया गया प्रथम समीकरण का, जो कि B = U + AT के रूप में है। यहाँ U की वैल्यू क्या रखी गई 0, B की वैल्यू यहाँ BD के रूप में, T को रखा गया क्रांतिकाल टो के रूप में। तो ये फार्मूला बन के हमारा आ गया BD = A टो, जिसका हमें विद्युत क्षेत्र पे के कारण बाह्य बल यानी विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है इलेक्ट्रॉनों पर, ठीक है, उसके कारण से हमने यहाँ पर बल निकाला किसका, इलेक्ट्रॉन का। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए तो हमें जो है माइनस साइन है, ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है एक तरीके से कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में बता रहा है, ठीक। और ये फिर हमने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का फार्मूला रखा किसके, गति के समीकरण से, ठीक। तो F = m में हो गया और A = F/A हो गया। F की वैल्यू उठाकर हमने इससे यहाँ रख दी, ठीक है, m आ गया। और इसकी वैल्यू A की वैल्यू को उठाकर हमने समीकरण नंबर 1 पे रख दिया और BD = -e कैपिटल E अपॉन तो हमारा समीकरण नंबर 5 बन के आ गया, ठीक है। और इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से आया था और इसमें कुछ चीजें हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसके समानुपाती के रूप में रखेंगे, ठीक है, अनुक्रमानुपाती के रूप में, फिर समानुपाती के रूप में। तो ये हमारा हो जाएगा BD = ना हटा के समानुपाती, ठीक। अब जब इसको हटाएंगे तो इसकी वैल्यू कौन कौन सी आएगी, -C/m2, ध्यान रखिएगा। जो इसकी वैल्यू को हटा, ये फार्मूला ये भी ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला जितने इक्वेशन बने हैं वो सब फार्मूले ही आप जानते हैं ना, जैसे F = m में भी फार्मूला ही है, B = U + AT भी फार्मूला, उसी तरीके से जितने इक्वेशन बने सारे फार्मूले रहते हैं और सभी उसमें सवाल लगते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। और इसमें कुछ चीजें हम लिखेंगे, चलिए लिखिए। विद्युत क्षेत्र के फार्मूले का प्रयोग किया गया, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा विद्युत क्षेत्र का, जिसमें आपको एक तरीके से वॉल्यूम और उसकी लंबाई के रूप में आपको दिया जाता है, ठीक है। अब इसी फार्मूले का हम लोग फिर क्या करेंगे और इसको आगे हल करेंगे कि समीकरण नंबर टो अपान m इंटू BL कहाँ रख देंगे, जो E की वैल्यू है उसको उठाकर इस पे क्या करेंगे, रखेंगे और ये हमारा समीकरण नंबर 6 बनकर आ जाएगा, ठीक। ये हमारा नया समीकरण और नया फार्मूला बनकर आएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको देखा, इसके हम लोग क्या कर दिए, समानुपाती कर दिए और ऋण चिन्ह क्या दर्शाता है कि अनुगमन वेग की दिशा, ठीक है, जो अनुगमन वेग की दिशा यानी जिसको हम प्रदर्शित करते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होता है, विपरीत होता है, ध्यान रखिएगा। अनुगमन वेग की दिशा विपरीत दिशा के क्या होता है, एक तरीके से विपरीत होता है, ध्यान रखिएगा। अनुगमन वेग चालक के क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता, इसको भी नोट कर लीजिए। और ये टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म होता है। अगला टॉपिक हेडिंग डालिए गतिशीलता, ठीक, ये बताया जाता है, ठीक है। गतिशीलता के बारे में क्या बताया जा रहा है समझेंगे। पहले बताया जाए एकांक विद्युत क्षेत्र, ठीक है, जिसपे मतलब कूलाम आवेश अगर देखा जाए तो एक हो, विभवांतर एक हो, ठीक है, इस तरीके का कोई एकांक विद्युत क्षेत्र है। मैं किसी आवेश वाहक, ठीक है, आवेश वाहक यानी जो कि एक तरीके से आवेशों को ढो सकता हो, ठीक है, जैसे कोई तार हो गया या कोई परिच्छेद का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, जो आवेशों का क्या करता हो, वाहक हो, उसका जो अनुगमन वेग है, ठीक है, उसका अनुगमन वेग यानी कि इलेक्ट्रॉनों जो भी हम लोगों ने सिद्ध किया था ना आगे चल के इलेक्ट्रॉन के अफवाह में अनुगमन वेग को, ठीक है, तो बताया जाता है इलेक्ट्रॉनों के मतलब किसी आवेश के अफवाह का अनुगमन वेग ही क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाती है, कि कितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन को आवेश को इलेक्ट्रॉन मतलब यानी कि आवेश को एक तरीके से ढोने का या फिर वाहक के रूप में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, और किसके माध्यम से, अनुगमन वेग के माध्यम से, वही उसकी क्या कहलाती है, गतिशीलता, ठीक। इसे क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको व्यक्त करेंगे और ध्यान रखिएगा इसको प्रदर्शित किया जाता है म्यू से, किससे प्रदर्शित किया जाता है, म्यू से, और इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए इसको एक बार हम लोग फिर से समझेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले बताया जाता है
एकांक विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग भी क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाती है। इसको म्यू से व्यक्त किया जाता है और साथ साथ इसके फार्मूले का हमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, बीडी अपान यानी अनुगमन वेग अपान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बीडी जो कि आपको व्यक्त करता है किन चीजों को? बीडी आपको व्यक्त करता है स्मॉल इंटू कैपिटल यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। और यहाँ जो आपको यम दिया गया है एक तरीके से, ये आपका क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। तो आपको क्या दिया गया है? क्रांतिकाल के रूप में और साथ साथ ये जो दिया गया है कैपिटल ई, ये भी एक तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, दोनों को एक तरीके से लिखा गया है और लिखने के बाद हमें यहाँ प्राप्त हुआ ई टो अपान एम हो जाएगा। ठीक है, और म्यू इक्वल टू टो। और यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, बताया गया सदैव धनात्मक होता है, तो यहाँ पे आपका ई टू अपान कैपिटल एम हो जाएगा, जो कि एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का मास लिया गया है। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है और ये तो एक तरीके से क्या व्यक्त करता है? क्रांति काल को। ठीक है, इसका SI मात्रक होगा मीटर स्क्वायर सेकंड वोल्ट के रूप में। विभेद सूत्र एम इनवर्स एल जीरो टी टू ए होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ एम क्या है? ये आपका मास है, ये आपकी लंबाई है, टी आपका समय है और ये क्या है? एम्पियर है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, तो चलिए अगला हेडिंग डालिए। आप लोग जानेंगे गतिशीलता पर ताप के प्रभाव के बारे में। तो गतिशीलता पे ताप के प्रभाव के बारे में हम लोग जब समझेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यानी जो आपकी गतिशीलता म्यू को व्यक्त करता है, कहीं ना कहीं एक तरीके से शांति काल के क्या हो जाएगा? श्रांति काल के समानुपाती हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जब श्रांति काल में क्या कहते हैं तरीके से समानुपाती हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका बी आर एम एस अनुपाती टी पर कार्य करेगा, ध्यान रखिएगा, बस यही आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये बी आर एम एस क्या होता है? इसको कहा बी आर एम एस, इसको कहा जाता है बी आर एम एस को रूट। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे किसमें? ये पढ़ेंगे आपके हम प्रत्यावर्ती धारा में। रूट मीन स्क्वायर होता है, ये वर्ग माध्य मूल इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर तो इसलिए बताया जा रहा है, ये आपको आगे प्रत्यावर्ती धारा में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, बी आर एम एस अंडर रूट टी हो जाएगा। ठीक है, यानी ये एक तरीके से इसके वर्ग के क्या होगा? वर्गमूल के समानुपाती होता है, ध्यान रखिएगा इसको। ये है गतिशीलता पे ताप का प्रभाव, नोट कर लीजिए इसको भी, कि किसी धात्विक चाल का ताप बढ़ाया जाता है। अगर जो कोई धात्विक चालक लिया गया इसमें, ठीक है, उसका ताप क्या किया है? बढ़ाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो उसकी उसमें चाल बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश बढ़ता जाएगा तो कोई भी धातु होगा तो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म होता जाएगा। जहां बताया जाता है कि चालकता के कारण तो उसकी उष्णता भी चाल क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे पॉजिटिव आयन की संख्या में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। बढ़ोतरी होने के साथ साथ जो पॉजिटिव आयनों की टक्करों की संख्या होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक, और इस जब वृद्धि हो जाएगी तो आपका जो श्रांति काल होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये चीज को क्या करता है? व्यक्त करता है। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए और हेडिंग डालिए ओम का नियम। इस चैप्टर में कुछ चीजें पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने गतिशीलता को समझा, अनुगमन वेग तथा इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को समझा। आज हम लोग समझेंगे ओम के नियम के बारे में। ठीक है, कि ओम का नियम क्या होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, कैसे अलग अलग प्रवृत्ति पर कार्य करता है, कैसे ये विद्युत पे कार्य करता है, कौन से विद्युत पे कार्य नहीं करता। ठीक है, ये टार्च पे कैसे कार्य करता है, ये विद्युत धारा पे कैसे कार्य करता है, इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे? ओम के नियम से समझेंगे। और साथ साथ आपने देखा होगा कि आपने हाई स्कूल में ओम के नियम के बारे में पढ़ा भी होगा। ठीक है, कुछ चीजें आपने हाई स्कूल में ओम के नियम के बारे में पढ़ी होगी। ठीक है, तो हम इन सभी चीजों को देखते हुए क्या करेंगे? ओम के नियम की शुरुआत करेंगे। और चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। लिखिए ओम का नियम, हेडिंग डालिए ओम का नियम क्या। तो यहाँ बताया जाता है, क्या बताया जा रहा है इसका हम लोग समझेंगे। बताया जाता है कि ओम का नियम ये बताया क्या जा रहा है कि ओम वैज्ञानिक थे। वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? सबसे पहले जानेंगे, जर्मन के वैज्ञानिक थे और उनका नाम क्या था? साइमन ओम। क्या नाम था? साइमन ओम उनका नाम था। और उन्होंने 1826 में विभिन्न धातुओं, ठीक है, विभिन्न धातु बताया जा रहा है, यानी कि आप ध्यान रखिए कि जैसे आपको शुरू में ही बताया गया इसके बारे में, धातु के बारे में, कि अगर देखा जाए तो विद्युत का सबसे अच्छा अगर कोई सुचालक होता है, ठीक है, तो क्या होता है वो? तो विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो इन्होंने देखा कि वो क्या होता है? सोना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो व्यवस्था होती है वो आती है चांदी। तो अब यहाँ बताएगा कि जब विभिन्न धातुओं पर, ठीक है, चालकों के सिरों पर विभवांतर को प्रभावित किया गया। अब देखिए, तो ओम के नियम से हमें ओम ने इस चीज के बारे में बताया। अब हम इनके नियम को समझेंगे कि इनके नियम को क्या व्यक्त किया गया, इनके नियम से क्या व्यक्त किया जाता है ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे फिर।
क्या बताया जा रहा है इनके नियम में, जो कि आपके साइमन ओम थे, उन्होंने 1826 में जो नियम प्रतिपादित किया उसमें बताया क्या गया कि यदि किसी चालक की, ठीक है, सबसे पहले क्या बताया गया है, बताया गया है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में क्या क्या चीज आती है, जैसे आपका ताप और दाब, ठीक है, नियत रहे, तो चालक से उत्पन्न धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ये आपको बताया जाता है, ठीक है, इन्होंने इस नियम के बारे में बताया। अब इसको कैसे इन्होंने व्यक्त किया होगा, ठीक है, इसका हम लोग समझेंगे कैसे। देखिए, इन्होंने सबसे पहले बताया है ना कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, अगर कोई चालक है जिसे लिया गया है जिसमें हमें धारा को क्या करना है, प्रवाहित करना है, ठीक है, तो जब किसी चालक में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें ये चीज देखी जाती है कि उस समय की व्यवस्था क्या है, कैसे आप समझिए, क्योंकि इसमें आपको बताया गया है कि भौतिक अवस्था कहीं ना कहीं इसमें मायने रखती है, कैसे समझिए। आपने देखा होगा कि जब गर्मी होने लगती है तो ज्यादातर खंभे के तार लटक जाते हैं, ठीक है, ये देखा होगा आपने। और फिर उसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि ठंडी में वही तार क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब बारिश हो जाती है तो लाइट बहुत तेज आने लगती है, ठीक है, और जब लाइट नहीं रहती, गर्मी बहुत होने लगती है, तो लाइट की जो धारा की वो है, आप देखेंगे कि धारा एक तरीके से नहीं, लाइट डिम हो जाती है, पंखा धीमे चलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ जो दिया गया है आपको कि इसकी जो भौतिक अवस्था है एक तरीके से ताप और दाब पर कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रभाव डालती है, ठीक। अब इसको हम समझेंगे कैसे, देखिए, जैसे उन्होंने बताया कि चालक यानी कि जिस तार में धारा को प्रवाहित किया जा रहा है, जिस तार में धारा को क्या किया प्रवाहित किया, यानी कि धारा को प्रवाहित करने के लिए क्या प्रवाहित किया जा रहा है, चालक में इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित किया जा रहा है, किसको, इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित किया जा रहा है। तो जब चालक तार में इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित किया जाता है तो जब ऐसा समझिए, मान लीजिए कि टेम्परेचर इस तरीके का है कि बहुत गर्मी है, ठीक, तो हमने आपको इसके बारे में बताया कि जब इलेक्ट्रॉन घर्षण करते हैं, ठीक है, जब कोई भी चीज घर्षण करेगा तो उसमें गर्माहट जरूर आएगी। अभी आप अपने हाथ को भी रगड़िए तो गर्मी आने लगेगी, ठीक है, अभी आप किसी को झापड़ खींच के मार दीजिए तो भी आपके हाथ सुन्न हो जाएंगे और फिर गर्म हो जाएगा, होता है ऐसा कि नहीं होता। तो यहाँ सबसे पहले यही बताया जाता है, क्या बताया जा रहा है कि जब कभी भी क्या होती है, वातावरण में अगर गर्मी है और इलेक्ट्रॉन खुद एक तरीके से घर्षण करते हुए गर्मी को एक तरीके से जनरेट कर रहा है, ठीक, तो जब पार्टिकल में भी गर्मी है और जो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो भी एक तरीके से गर्म होंगे, तो तार पे कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, प्रभाव आपको ये देखने को मिलेगा कि तार धीरे धीरे उसमें लटकना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो तार कभी कभी जलना भी शुरू कर देते हैं जब भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन, मतलब तरीके से, अब कैसे समझिए, जो तार एक तरीके से इस सिचुएशन में थे, ठीक है, इससे तो इलेक्ट्रॉन एकदम सीधी रेखा में चल रहे थे, चल रहे थे ना, चल रहे थे, अब अब वही तार ऐसे लटक गए हैं, वही तार ऐसे क्या हो गए, लटक गए ताप के कारण, तो अब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चलने लगे, चलने नहीं चलने लगे। अब आपको बताएं, अभी आप लोगों ने सड़क पर एक ट्रक देखा होगा, कौन सा ट्रक देखे होंगे, एक ट्रक तो सीधा चलता है और एक ट्रक आता है GNR के रूप में, आपने देखा होगा, वो ट्रक ऊपर सेफ रहता है पर नीचे ऐसे रहता है, ऐसा आपने देखा है, ट्रक नहीं देखे हैं, देखे होंगे, इसमें आता है GNR लिखा रहता है, ठीक है, गुरु नानक रोड करके चलता है, ये ट्रक ऊपर फ्लैट रहेगा, मतलब इस तरीके से समांतर रहेगा, लेकिन नीचे ऐसे झुका हुआ रहेगा। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है, ठीक है, कि इसमें जो मात्रा हो, जब ऐसे भी यहां से भर दिया जाएगा तो नीचे का पोर्शन कट जाएगा, इतनी जगह कट जाएगी, नहीं कट जाएगी, तो ये जो स्थान है एक तरीके से, इसको एक तरीके से क्या करता है, ज्यादा वस्तु को ले जाने की व्यवस्था करता है, क्या करता है, ज्यादा वस्तु को ले जाने की व्यवस्था का, अगर बहुत तरीके से बहुत पथरीली जगह है तो वहां पर इसको पलटने की समस्या बहुत कम हो जाती है। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे ट्रक ऐसे होते हैं कि ओवरलोड हो गए, ठीक है, और बहुत ज्यादा ईटा पाथर वाले रोड है तो उस पर सब पत्थर एक तरीके से पलट जाते हैं, लेकिन ये एक तरीके से पलटता नहीं, क्योंकि इस नीचे इस तरीके का कोण लगा हुआ है, तो क्या करता है, इसको इधर और इधर जाने से जब ज्यादा ज्यादा फोर्स लगता है तो उसको भी बैलेंस कर लेता है वो। तो यहाँ देखिए, ये इसके नीचे जब ये लगेगा तो इस पर क्या होगा, नीचे की तरफ बल लगाएगा। अब समझिए, जब यही इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में गए थे तब कोई नहीं दिक्कत थी, लेकिन जब ये इस तरीके से हो गए तो अब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है आगे बढ़ने के लिए, क्यों, क्योंकि यहां से सीधे फिर ऊपर चढ़ना है इनको, जहां लटक गए, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां इनको चलना पड़ेगा तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और जितने ज्यादा बल लाएंगे तो बाहर क्या है, टेम्परेचर हाई है, बाहर टेम्परेचर क्या है, हाई है, और अंदर भी टेम्परेचर अब ज्यादा बल लगा है तो हाई होता जा रहा है, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि तार क्या हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, आपसे बताया था कि भाई गर्मियों में ज्यादा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो रहे हैं, गर्मियों में ज्यादा आपको सुनाई देगा कि तार ब्लास्ट हो गए हैं, वहां पे तार जल गया है, इसलिए लाइन नहीं आएगी, ये सब चीज आपने सुनी होगी। तो ये यही चीज बता रहा है कि भौतिक अवस्था इसकी ताप पर किससे निर्भर करती है,
ठीक है, इस तरीके। अब यही देखिए, अब ठंडी में आप पहुंच जाइए, तो ठंडी में आप देखेंगे कि बिजली बराबर रहेगी, वोल्टेज भी सही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अंदर से तो घर्षण कर रहे हैं, लेकिन बाहर के क्या है, ठंडक है। तो ठंडक होने के कारण से इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करते रहते हैं, गमन करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो यहाँ यही बताया जाता है, क्या बताया, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था कौन कौन की, उसका ताप और दाब क्या रहे, जब नियत रहेगा, नियत यानी कि एक तरीके से सामान्य अवस्था में रहेगा, तब क्या होगा, तो चालक से उत्पन्न धारा, तब उस वक्त जो धारा उत्पन्न होगी, क्या बताया जा रहा है, उस वक्त जो धारा उत्पन्न होगी, और उनके सिरों के बीच जो आरोपित विभवांतर होगा, जैसे जो धारा उत्पन्न हुई तो उनके अंदर विभवांतर जरूर आएगी, कि जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो आवेश होगा, और आवेश जब होगा तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू करेंगे, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जितना कार्य होगा वही उसका क्या होगा, विभवांतर कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगा। विभवांतर क्या क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है बी अनुक्रमानुपाती आई, यानी कि बी आपका विभवांतर अनुक्रमानुपाती आई। और यहाँ एक प्रतिरोध का प्रयोग जो कि ओम को व्यक्त करता है, ठीक है, उसका प्रयोग किया गया है, अनुक्रमानुपाती का साइन हटाकर। ये चीज बताया जाता है ओम के नियम को। तो यहाँ ओम के नियम का हमने अभी सत्यापन किया, जिसमें हम लोगों ने समझा था, फार्मूला जाने, क्या जाने थे, बी इक्वल टू आर आई के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वोल्ट, प्रतिरोध और धारा के रूप में क्या किए, संबंध को जाने, इसके वोल्ट, धारा और प्रतिरोध के बारे में संबंध को समझा। इसमें बताया गया, अगर हम लोग समझेंगे, देखिए हमें बताया गया कि आर एक तरीके का क्या है, नियतांक है। ठीक है, अब ये नियतांक क्यों लिया है, क्योंकि आगे चल के इसकी वैल्यू निकाली जाएगी। अभी आर की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, आगे फाइंड करेंगे। तो आर एक नियतांक के रूप में लिया गया है, और क्या बताया जा रहा है कि आर को एक तरीके से विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जहां कहीं आर लिखा होगा उसे क्या कहा जाएगा, विद्युत प्रतिरोध, क्योंकि आगे भी आर कई बार आपको मिलेगा। ठीक है, कई चैप्टरों में भी आर से आपकी मुलाकात होगी। हम लोग सबसे पहले, ये तो हो गया आपके आर के बारे में कुछ। अब इस ग्राफ को समझेंगे। देखिए, इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि y के सापेक्ष में विभवांतर और x के सापेक्ष में धारा को प्रवाहित किया जा रहा है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें कि जब y के सापेक्ष में धारा और एक तरीके से x के सापेक्ष में, y के सापेक्ष में विभवांतर और x के सापेक्ष में अगर धारा को प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तो वहां पर हमें जो ग्राफ प्राप्त होगा वो हमेशा किसमें प्राप्त होगा, वो हमेशा सरल रेखा में प्राप्त होगा। ठीक, किसमें प्राप्त होगा, सरल रेखा। कई बार आपके इस बार भी जो हो रहा है पॉलिटेक्निक, उसमें भी कई बार इसको पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि ओम के नियम पर अगर y अक्ष पर विभवांतर और x अक्ष पर धारा को प्रवाहित किया जाएगा, तो हमें कौन सा, मतलब दोनों के बीच में कौन सा वक्र प्राप्त होगा, या कौन सा एक तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या प्राप्त होगा, हमें सरल रेखीय परिपथ या सरल रेखीय गति प्राप्त होंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, ये कार्य करता है धातु के चालकों पर। ठीक है, जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से धातु पर प्रवाहित होंगी, उसी तरीके से, यानी कि जितनी मात्रा में विभवांतर जाएगा और उसी मात्रा में धारा को प्रवाहित किया जाएगा, तो हमें सरल रेखीय पथ पर मतलब सरल रेखा क्या होगा, वो उस पे ग्राफ पे प्राप्त होगा, और वरना ये प्राप्त नहीं होगा। ये एक तरीके से वक्र बन जाएगा चल के, या टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा किसी भी तरीके से। ठीक, लेकिन ये प्राप्त तभी होगा जब विभवांतर और धारा, ठीक है, एक तरीके से क्या कर रहे हो, दोनों साथ साथ, और एक दोनों साथ साथ समान रेखा में चल रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर आगे क्या बताया है कि बी अक्ष से ढलान के लिए, ठीक है, ये जो यहाँ बी दिया गया इसके ढलान के लिए, इसमें देखिए आप देख सकते हैं थीटा कोण दिया गया है। ये आपका tan थीटा का प्रयोग करते हुए फार्मूले के रूप में निकाला गया है, बी इक्वल टू आई बराबर नियतांक। ठीक, क्योंकि यहाँ जो tan लिया गया इसके अनुसार, तो ये आपका क्या लिया गया है, विभवांतर और अक्ष। tan का फार्मूला होता है इसी के अनुसार। ठीक है, क्या होता है, तो लंब बटे आधार का यहाँ प्रयोग करते हुए बी बटे आई को क्या किया गया है, लिखा गया, इसलिए tan थीटा का क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। ठीक, और ये इसके नियतांक को बताया गया है। तो ये आपके ओम के नियम को क्या करता है, व्यक्त करता है। अब इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, जो आपका प्रतिरोध दिया गया है, विद्युत प्रतिरोध आर, इसके लिए हम ओम के नियम का निगमन करेंगे अब। ठीक है, क्या करेंगे, ओम के नियम का निगमन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसको आप नोट कर लिए होंगे।
तो हम लोग जानेंगे ओम के नियम के निगमन के बारे में, ठीक है। ओम का नियम जो है, निगमन जो होगा भी वो किससे होगा वो जानेंगे, अनुगमन वेग से। हम लोगों ने अनुगमन वेग को समझा था, ठीक है। क्या समझे थे? अनुगमन वेग के बारे में समझे थे। और अनुगमन वेग एक तरीके से श्रांति काल और इलेक्ट्रॉनों के अपवाह पे काम करता है, ठीक है। ये हम लोगों ने जाना था। अब देखिए यहाँ कुछ फार्मूलों का प्रयोग करते हुए यहाँ एक नियतांक बनाया गया है नीचे, ठीक है। इसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इस फार्मूले को जानेंगे। देखिए सबसे पहले आपका प्रयोग किया गया अनुगमन वेग। क्या प्रयोग किया गया? बीडी किसको व्यक्त करता है? अनुगमन वेग को। ये स्मॉल ई क्या व्यक्त करता है? इलेक्ट्रॉन की, हाँ, इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करता है। ये क्या व्यक्त करता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। ये क्या व्यक्त करता है? इलेक्ट्रॉन का मास। और साथ साथ टो क्या व्यक्त करता है? श्रांति काल को, ठीक। हमने कल एक फार्मूला पढ़ा था, आप लोगों को याद हो, E इक्वल टू बी अपॉन एल, जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और साथ साथ एक वॉल्यूम दिया गया था, उसका एक क्या दिया गया था? दूरी दी गई थी, जिसपे अभी हम लोगों ने सवाल भी लगाया था, जिसमें आपको बताया गया था कि यल 1.0 मीटर की दूरी की ओर लिया गया है, ठीक है, इस क्षेत्रफल के रूप में। तो अब ई की वैल्यू को उठाकर हम लोग इस पे रखेंगे, ठीक है। तो ई की जो वैल्यू है वो कितनी है? बी अपान एल है। तो बी अपान एल को यहाँ रखा गया, ई अपान एम के रूप में, बी अपान एल इंटू टू हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आई का प्रयोग किया, ठीक है। आई का हमने फार्मूला को लिखा, अगर याद हो आप लोगों को। तो आई इक्वल टू हमने क्या लिखा था? ए एन ई बी डी के रूप में, जिसमें आपको बताया गया था ए क्या है? ये परिच्छेद का क्षेत्रफल है। एन क्या है? संख्या है। और ई क्या है? और बी डी क्या है? अनुगमन वेग, ठीक है। ये चीज होगा। अब क्या किया गया है? इन दोनों फार्मूलों में से ये देखा गया है क्या क्या चीजें कॉमन है और क्या क्या चीजें को बाहर निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ ए एन ई रखा गया, ए एन ई के रूप में। बीडी की वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दिया गया। देखिए ये जो पूरी बीडी की वैल्यू थी अनुगमन वेग की, वो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या था? ई बी अपान एम एल इंटू टू, वही उठा के यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। कोई समस्या? अब उसके बाद फिर आगे क्या किया गया है? ए एन ई बी ये लिखा गया, इसको अंदर एंट्री कराया गया। जब ये अंदर एंट्री किया तो ई का ई से मल्टीप्लाई हुआ, ई स्क्वायर हो गया। तो आपका होगा एम एल। और बी को क्या कर दिया गया? इस बी को बाहर निकाल दिया गया है। ये बाहर निकालने का कारण क्या है? क्योंकि आगे चल के हमें बनाना है ओम का नियम। क्या बनाना है? ओम का नियम बनाना है। तो ये हमारा हो गया बी अपान आई, ठीक है। बी अपान क्या हो गया? आई हो गया, इक्वल टू एम एल अपान ए एन ई स्क्वायर इंटू टू हो गया, ठीक है। क्या हो गया? बी अपान आई के रूप में। और एम एल ए एन ई स्क्वायर इंटू टू होगा। इसमें चीजें आप जान ले क्या है? यम है इलेक्ट्रॉन का मास, यल है परिच्छेद की जो लंबाई दी गई है, ए है आपका परिच्छेद का क्षेत्रफल, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई है इलेक्ट्रॉन और टो है आपका श्रांति काल। बराबर क्या हो गया? आर नियतांक। और यहाँ से बी अपान आई। अब ध्यान रखिएगा, जब कभी भी अभी आगे चल के जो ओम के नियम का प्रयोग करेंगे तो वहां आर की जो वैल्यू होगी, आर की क्या होगी? वैल्यू होगी, वहां पर आपको ये सारी वैल्यू दी जाएगी। फार्मूले में आपको मतलब जैसे सवाल दिया जाए आपको, तो कुछ चीजें आपको दी जाएंगी कि यम क्या है, यल क्या है, यन क्या है, ई क्या है, सब चीजें आपको दी जाएंगी, ठीक है। और उसी के अनुसार इसका आपको क्या निकालना रहेगा? प्रतिरोध निकालना रहेगा। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। क्योंकि ये आर की पूरी वैल्यू कितनी है? एम एल अपान ए एन ई स्क्वायर टू। और फिर आगे बी इक्वल टू आर आई के रूप में फार्मूला बन के आ गया। देखिए कितना छोटा फार्मूला है। और यहाँ आर की वैल्यू कितनी है आप जानते हैं ना? एम एल ए एन ई स्क्वायर टू। ध्यान रखिएगा इसको। यानी ओम के नियम का निगमन किया था हम लोगों ने कल, ठीक। चलिए आज हेडिंग डालिए, लिखिए ओम के नियम की सीमाएं, लिखिए। तो हम लोग कल समझे थे ओम के नियम के बारे में भी, ठीक है। और ओम के नियम के बारे में जब हम लोग समझ रहे तो आपको ध्यान होगा, जब हम लोग प्रतिरोध को समझ रहे थे, ठीक है, प्रतिरोध को, तो वहां पे आपको बताया गया था, प्रतिरोध में ये बताया गया था कि जब कभी भी विभवांतर और धारा का, ठीक है, कोई ग्राफ खींचा जाएगा तो एक तरीके से सरल रेखीय पथ पर हमें मतलब सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। ये आपको बताया गया था कल ओम के ही नियम से। तो यानी ये बताया गया था कि जब विभवांतर, ठीक है, और हाँ एक चीज ध्यान, उसमें एक एंगल भी बना था थीटा के रूप में, जो कि टेन थीटा के रूप में आपको बताया गया था, बी टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन आई के रूप में, ठीक है। जिसमें बताया गया था कि विभवांतर जो होगा वो धारा के ही सापेक्ष या तो अनुपात में या तो भिन्न के प्रकार से क्या करेगा? कार्य करेगा, ठीक। तो कल हम लोगों ने इस चीज के बारे में समझा था। आज हम लोग जानेंगे इसी उसी को देखते हुए अगले टॉपिक को कि ओम के नियम की सीमाएं क्या है और वो आरेखिक, ठीक है, बी आई का अभिलक्षण गुण और क्या होता है। जैसे एक बी आई का आपने गुण देखा था जिसमें आपको सरल रेखा प्राप्त होता है।
आज हम लोग जो बीआई का एक और गुण देखेंगे, जिसमें देखेंगे क्या ओम के नियम की जो व्यवस्था है वो हर एक धारा पर और हर एक विभवांतर पर कार्य करती है कि नहीं करती है, नहीं करती तो क्यों नहीं करती, और अगर करती है तो कैसे करती है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे आज हम समझेंगे। ठीक, तो चलिए फिर इसमें कुछ चीजें हम लिखेंगे, थोड़ी बहुत चीजें। ठीक है, और फिर इसका हम शुरुआत करते हैं। चलिए चलिए इसको सबको नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले आपको बताया गया ओम के नियम की सीमाओं के बारे में। ठीक है, और ये जो आपका परपथ बना हुआ है, एक तरीके से जो ग्राफ बनाया गया है, ये आपको दिया गया है बीआई के रूप में। ठीक है, कल हम लोगों ने जो ग्राफ पढ़ा था उसमें आपको बीआई के रूप में जब बताया गया था, तो उसमें हमें सरल रेखीय पथपथ प्राप्त हुआ था, मतलब सरल रेखा हमें प्राप्त हुई थी जब हम लोगों ने ग्राफ बनाया था किसके, बी और आई के बीच में, यानी कि विभवांतर और धारा के बीच में। पहले बतिया लो तो फिर शुरू करो, कोई समस्या रहेगी दे दो, पूरी हो जाए। शुरू करें, चलिए देखिए। सबसे पहले इसमें बताया कि प्रत्येक विद्युत परपथ में ओम के नियम का पालन नहीं होता। उसके बाद फिर क्या होता है कि धातु के बने तार, कल ही हमने आपको बताया था कि धातु से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव आप उस पर पड़ता है ओम के नियम पर। कल हमने इसको आपको बताया था, इसके बारे में काफी लंबी चर्चा हुई थी। ठीक है, तो धातु के बने तारों में विद्युत धारा के मान के लिए ही ओम का नियम क्या करता है, पालन करता है, और उच्च विद्युत धारा के लिए, किसके लिए, उच्च विद्युत धारा के लिए कार्य नहीं करता। ठीक, ओम का नियम ये आपको बताया गया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, बताया था कि प्रत्येक विद्युत परपथ में ओम का नियम पालन नहीं करता। कैसे नहीं करता उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, जब विद्युत परपथ का प्रयोग किया जाता है, किसी भी विद्युत परपथ का, तो अगर उसमें विभवांतर की मात्रा बढ़ती चली जाए, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए विभवांतर आपको बता दिया गया, आप इसको कैसे समझ सकते हैं, छोटे से उदाहरण से समझिए। देखिए, आपने देखा होगा आपकी एक टार्च आती है, ठीक है, आपने घरों में उसका प्रयोग किया होगा। पहले जो टार्च आती थी उसमें पीले बल्ब लगते थे। ठीक है, पीले बल्ब लगते थे, उसके आगे छोटे सा फिलामेंट लगा रहता था। ठीक है, आप लोग को ध्यान होगा, और उसमें बड़े बड़े मोटे सेल लगते थे, जैसे एवररेडी, निप्पो, इन सब चीजों का सेल लगता था, मोटा मोटा रहता था सेल, मतलब पतले नहीं, 1.5 वोल्ट के सेल नहीं रहते थे। ठीक है, वो 2.5 और 3-3 वोल्ट के सेल आते थे, मोटे रहते थे। आपने देखा होगा बड़े बड़े सेल जो आज के समय में रेडियो में लगता है। ठीक है, हाँ ये सब चीजें, हाँ ये सब नाम से सेल आते थे। ठीक, तो वो जब सेल आते थे तो वो, उसमें अगर धारा को देखी जाए तो आप इस देखिए कि जो उसमें बल्ब बल्ब का प्रयोग किया था, पीले बल्ब का प्रयोग, उसमें आप देखेंगे छोटा सा फिलामेंट लगा रहता था। ठीक, वो उसी तरीके से जैसे आपके बड़े बल्ब में, जो सूर्या का या किसी भी कंपनी का जो आता था, उसमें बड़े बल्ब में, ठीक है, क्या किया जाता था, जो 100 वाट का आता था उसमें भी फिलामेंट लगे रहते थे। ठीक है, वो कौन सी धातु का रहता था आप लोग जानते ही होंगे। अब समझिए, तो टार्च के बल्ब में क्या होता था, समस्या आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपने सेल लगाया, तीन 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 वोल्ट के 3 सेल लगाए, तो कितना हो गया, 9 वोल्ट। ठीक है, उसमें जो छोटा सा बल्ब लगता था उसके फिलामेंट को अगर देखा जाए तो उसमें लिखा रहता है उस बल्ब में कि इसकी क्षमता 6 वोल्ट से लेकर के 9 वोल्ट तक की है। ठीक है, 6 वोल्ट से लेकर के 9 वोल्ट तक की है। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जो ये टार्च का प्रयोग किए होंगे, तो इसके फ्यूज होने की संभावना जानते हो कब होती थी, इसकी फ्यूज होने की संभावना तब होती थी बल्ब की, जब नया सेल लगता था। आप समझिए कैसे, देखिए, जैसे नया सेल लगा, बल्ब पुराना है, तो उसके फिलामेंट लगातार जलते जलते उसके कुछ क्षरण होता रहता है। जैसे लगातार जलता रहेगा तो उसका, जैसे आप कैसे, आपको समझिए, जैसे भी आप नया एलईडी बल्ब लाएंगे, तो जैसे आप उसको जलाएंगे, जैसे बहुत तेजी के साथ रोशनी, चटक मदरी तरीके से बहुत चमक के साथ रोशनी आएगी, और 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद उसकी रोशनी क्या लगेगी, डिम होने लगेगी। तो जैसे हम बताया कि 6 वोल्ट से 9 वोल्ट की व्यवस्था बनी। अब जैसे आपने नया सेल लगाया यहाँ पर, ठीक है, तो ये धीरे धीरे, जैसे 3 सेल आपने यहाँ पे 3-3 वोल्ट के लगाए, 3-3 वोल्ट के आपने 3 सेल लगाए। अब जैसे आपने तीनों सेल का प्रयोग किया, और ये बल्ब जो आपका पहले से लगा हुआ है, मान लीजिए, बस हाँ चलो ये बल्ब है, ये आपका छोटा सा बल्ब है। ठीक, अब ये जैसे बल्ब, इसमें आपका पुराना हो गया बल्ब, ठीक, लिख दे बल्ब। ठीक, ये आपका पुराना बल्ब हो गया। अब जब बल्ब धीरे धीरे जल रहा है तो धीरे उसका क्षरण हो रहा है। अभी हमने एलईडी का एग्जांपल लेके आपको बताया कि अब नया एलईडी लाएंगे तो धीरे उसका क्षरण होगा, तो लाइट कम हो जाएगी, यानी कि ल्यूमिनस जो है उसकी, जो कि यहाँ 1,000 या 10,000 के रूप में ल्यूमिनस दी जाती है, लोग ल्यूमिनस जानते होंगे क्या होता है।
तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, टार्च के बल्ब के बारे में। ठीक है, क्या बताया जाता है यहाँ पर, हमने यहाँ बताया था कि अगर मान लीजिए 3-3 वोल्ट की 3 बैटरियां लगाई गई हैं, ठीक है, और 6 से 9 वोल्ट की ऊर्जा को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो धीरे धीरे टार्च का क्या होता रहेगा, क्षरण होता रहेगा। और जब ये वोल्टेज ज्यादा हो गया, मान लीजिए क्षरण होता गया, तो उससे अब ऊर्जा कम चाहिए, किसको, बल्ब को। लेकिन अगर मान लीजिए ये लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे हमने नई बैटरी लगाई तो उसमें नई बैटरी जब लगेगी तो उसकी तो वोल्ट 3 ही वोल्ट रहेगी। तो यहाँ बताया कि जैसे विद्युत धारा बढ़ेगी तैसे ओम का नियम काम करना बंद कर देगा। तो ये जैसा क्षण हो जाएगा तो ये बल्ब तुरंत क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, जब विभवांतर बढ़ जाएगा और मतलब धारा एक तरीके से विभवांतर जैसे बढ़ता जाएगा, तो जो एक तरीके से प्रतिरोध का प्रयोग किया गया टार्च के बल्ब का, तो ये तुरंत ग्राफ नीचे गिर जाएगा। ये ग्राफ यही बता रहा है कि अगर विभवांतर एक तरीके से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो धारा भी अपने आप बढ़ेगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो उस पर प्रतिरोध लगा जाएगा वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, यानी कि वो फ्यूज हो जाएगा तुरंत बल्ब। तो ये चीज में क्या किया गया है, बताया जा रहा है। ओम के नियम की सीमाओं की जो व्यवस्था दी गई है, अब ये आरेख हमें थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है। आरेख अलग तरीके से दिया गया है और हमें बता क्या रहा है, इसका हम लोग भी क्या करेंगे, समझेंगे कि ये कहीं ना कहीं ओम के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, इसका हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है, इसमें ओम के नियम से क्या क्या चीजें बताई गई हैं। ठीक है, ये चीज हम क्या करेंगे, इसमें समझेंगे। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आपको बताया गया है कि द्रव द्रव अवघट्य, ठीक है, द्रव अवघट्य के बारे में बताया जा रहा है। आपको केमिस्ट्री में द्रव अवघट्य पढ़ाया गया है। ठीक है, द्रव अवघट्य पढ़ाया गया है। उसमें आपको बताया गया है दो चीजें, एक प्रबल अपघट्य और एक दुर्बल अपघट्य। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, उसमें आपको बताया गया है। अब समझिए, आपने देखा होगा कि ये ओम का नियम इस पे कार्य क्यों नहीं करता, वो एकदम साधारण से भाषा को बता दे। देखिए, इसमें एक चीज दिया गया है, आप ध्यान से देखिए, लिखा क्या है, डायोड बल्ब। क्या लिखा है, डायोड बल्ब। डायोड बल्ब जो होता है एक तरीके से वो किस पे कार्य करता है, आपको पता है, आपको पता होगा, आपने देखा है कि बल्ब आता है, पहले उसको वो बल्ब लगा रहेगा, तब तक एलईडी बल्ब भी आता है, थोड़ा महंगा आता है, वो आप देखेंगे पहले लगा रहेगा एक तरीके से, तब तक जलेगा और लाइट जाने के बाद भी जलेगा, आता है नहीं, हाँ, जल। अगर आप उसको निकाल भी लेंगे, उसमें पीछे हाथ रखे रहेंगे तब भी जलेगा वो। ठीक है, जलता नहीं जलता। तो बस यही चीज है उसमें, अब समझिए यहाँ पर। तो सबसे पहले से यही बताया जाए कि जो आपके द्रव अपघट्य थे, वो चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य, उनमें दोनों चीजों में अगर देखा जाए तो आपको याद होगा, अगर हम मान लिया प्रबल विद्युत अपघट्य ले रहे हैं, यानी कि HCl, ठीक, HCl ले रहे हैं, HCl प्रबल विद्युत अपघट्य होता है ना। और आप देखेंगे यहाँ पर कि H पे कौन सा चार्ज है, प्लस, और Cl पर माइनस। अब हमें पता है कि Cl पे माइनस है, तो इस पे अगर हम इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करेंगे तो हम H पर कौन सा इलेक्ट्रोड लगाएंगे, यस। तो जब हम लोग N पर, मतलब जो हाइड्रोजन दिया गया है उस पे प्लस चार्ज है, तो इस पे कहीं ना कहीं कौन सा इलेक्ट्रोड लगेगा, कैथोड लगेगा। और हमारे पास जो Cl है वो क्या करेगा, एक तरीके से एनोड, यानी कि ये C और A पर कार्य करेगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं यही कि हम लोग इस पे C लगाएंगे और इस पे A लगाएंगे, तब क्या होगा, तो क्या धारा बाहर निकल पाएगी, या क्या एक तरीके से अवशोषित करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। तो बस समझिए, जब आप कभी भी बिजली के तार को जोड़ते हैं, तो अब आप देखे होंगे कि जो एसी का तार होता है, ठीक है, जब उसको जोड़ते हैं तो आप चाहे प्लस को प्लस में जोड़े, आपको पता ही नहीं रहता कौन प्लस है कौन माइनस। गलत तो नहीं कह रहे हैं, यही नहीं पता आपको कौन सा प्लस है कौन सा माइनस, बस ये जानते हैं वो पीला है वो लाल है। और अगर आप लाल काला लेकर चले गए हैं तो लाल को लाल में जोड़ देंगे, काले को पीले में जोड़ देंगे, तब भी धारा प्रवाहित हो जाएगी, होगी नहीं होगी। या मान लीजिए आपका एक तार, एक वायर जो है आपका, मान लीजिए काला और नीला है, और दूसरा तार जो है आपका वो एक तरीके से लाल और पीला है, आप किसी में किसी को जोड़ देंगे, धारा प्रवाहित होने लगेगी। लेकिन ये व्यवस्था आपके इसमें नहीं है, ये है इसमें। तो जब है ही नहीं तो किस तरीके से ओम का नियम का पालन करेगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जहां तक हमें लग रहा है। तो जब ये पता चल रहा है कि सिर्फ ये जब प्लस होगा तो कैथोड को ही अपने तरफ खींचेगा,
और जब ये माइनस है तो सिर्फ एनोड को अपने तरफ खींचेगा, तो यानी ये फिक्स है, ये उसी तार को खींचेगा जिसमें इसके क्या होंगे, विपरीत क्रम में आवेश होंगे। लेकिन विद्युत धारा में तो ऐसा तो नहीं होता। विद्युत धारा में आप क्या जैसे तार को ऐड देंगे वैसे धारा प्रभावित होने लगेगी। इसका मतलब यही कि ओम का नियम का पालन नहीं करता। अब इसमें और फिर आगे बढ़िए, फिर बताया था निर्वात नलिकाओं, क्रिस्टल दृष्टिकारी, अर्धचालक, डायोड बोर्ड में विद्युत कम विद्युत धारा के लिए भी ओम का नियम पालन नहीं करता। ठीक, अब कैसे समझिए, अगर आप बहुत एकदम मतलब डीप में चली जाए, ठीक है, आपने देखा होगा एक बैटरी को एकदम से क्या हो जाए, आपने देखा होगा कितनी भी बैटरी डीप में चली जाए, ठीक, तो वो एक तरीके से बल्ब को जलाने में धीरे धीरे असमर्थ हो जाती है। जैसे भी आपने सुना होगा कि बैटरी एकदम डीप में चली, इसको रिचार्ज करना पड़ेगा, मतलब फिर से उसे डायरेक्ट करंट दिया जाएगा, ठीक है, तो धीरे धीरे उसमें क्या होने, वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा। लेकिन अगर आपकी जो धारा प्रवाहित होती है एसी, कितनी भी डिम से डिम धारा आए, लेकिन आपके बल्ब को जुगनू की तरीके से जलाएगा जरूर। गलत तो नहीं करें। तो यहाँ डायोड बल्ब के बारे में ही बताया जा रहा है। डायोड बल्ब के बारे में क्या बताया कि अगर इसका डायोड बैठ गया तो किसी भी तरीके से बल्ब को ये जला नहीं सकता। ठीक, क्योंकि न जलाने का कारण क्या क्या समझिए, क्योंकि इसमें धीरे धीरे विभवांतर देखिए बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो जब विभवांतर तो बढ़ता जाएगा लेकिन धारा नहीं बढ़ेगी, धारा नहीं बढ़ेगी, तो इसके कारण से ये चीजें इसमें क्या की जाती है, बताई जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने ओम के नियम के बारे में पढ़ा था, और साथ साथ ओम के नियम के निगमन के बारे में पढ़ा, और ओम के नियम की सीमाओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोगों को जो पढ़ना है ओम के नियम तथा अनओमीय, यानी कि ओम तथा अनओमीय प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग जानेंगे ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध के बारे में कि क्या होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ लिखने से पहले इसका हम पहले क्या करेंगे, ग्राफ का प्रदर्शन करेंगे। चलिए लिखिए, तो कल हम लोगों ने ओम के नियम को पढ़ा था। ठीक है, इसमें कुछ चीजों को हम लोगों ने क्या जाना था ओम के नियम में, कि ओम का नियम जो है वो हर धातुओं के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, हर धातु के लिए लागू नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ओम और अनओमीय प्रतिरोध के बारे में, कि ओम का और अनओमीय प्रतिरोध किस तरीके से क्या होता है, कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही समझेंगे। ठीक है, क्या बताया जाता है कि किसी चालक के विभव, ये ओम के नियम के बारे में बताया जा रहा है, कि किसी चालक के लिए विभव धारा ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। विभव धारा ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है। आपको शुरू में ही बताया गया था कि जो ग्राफ विभव और धारा के बीच में बनाया जाएगा और वो एक तरीके से अगर सरल रेखा को प्राप्त करेगा तो वो ओम के नियम का पालन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, वो ओम के नियम का पालन करेगा। और जो इस तरीके से नहीं करता, जैसे आपका हमने कल बताया था टार्च का बल्ब, क्या बताया गया था, टार्च का बल्ब, ये एक तरीके से ओम के नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि इसमें आपको बताया गया था कि कहीं ना कहीं विद्युत अपघट्य पे कार्य करता है। इसके बारे में बताया गया था। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले बताया जाता है यही कि किसी चालक के लिए विभव धारा ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, परंतु यह सभी चालकों के लिए क्या है, सत्य नहीं है। क्यों नहीं सत्य है, क्योंकि जब हम लोगों ने कल ग्राफ बनाया था टार्च का, तो आपको याद होगा वो ग्राफ इस तरीके से बना था। ठीक, यानी कि धारा धीरे धीरे नीचे जा रही है, किसके तरफ, विभव की तरफ। ठीक, विभव की तरफ। वही तरीके से फिर कल ही हमने डायोड बल्ब को भी देखा था, जो कहीं ना कहीं इस तरीके से आ रही थी। ठीक, तो ये भी ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा था, यानी इसलिए क्योंकि सभी चालक क्या करते हैं, ओम का नियम का पालन के लिए सत्य नहीं है, यानी सभी जो है तरीके से ओम के नियम का पालन नहीं करते। अब जो नियम का पालन करते हैं उन्हें देखिए, तो बताया था ओमीय, जिन चालकों में ओम का नियम लागू होता है। ठीक है, अब जिन चालकों में कौन से चालक में से ओम का नियम का पालन होगा,
जो एक तरीके से विभव और धारा को क्या करें, सरल रेखा के पथ पर लेकर चलें, यानी कि जितनी मात्रा में विभव को दिया जाए उतनी ही मात्रा में धारा क्या हो, प्रवाहित हो। उसी मात्रा में, जितनी मात्रा में विभव हो उतनी मात्रा में धारा को प्रवाहित किया जाए तो ओम के नियम का पालन करेगा। और उसमें समानता बदलाव अगर होता है, ठीक है, जैसे ताप और दाब के कारण, अगर ताप और दाब के कारण कोई बदलाव भी होता है, ठीक है, और उसके धारा में और एक तरीके से जो है कोई परिवर्तन ना हो, तब भी कोई परिवर्तन ना हो, या परिवर्तन हो तो सामान्य परिवर्तन होता है, ठीक, तो तब वो क्या कहते हैं, एक तरीके से वो चालक एक तरीके से ओम के नियम का पालन करेगा, ठीक। और आपको कल ही बताया कि ओम का नियम उच्च विद्युत विभव के लिए कार्य नहीं करता, या उच्च विद्युत धारा के लिए कार्य नहीं करता, कल ही बताया गया था इसको आपको। अब क्या बताता है, ओम ये चालक कहलाता है। फिर बताया कि इनके प्रतिरोध, ठीक है, इनके प्रतिरोध यानी कि आर, जो कि आपको बताया गया था फार्मूले के रूप में, बी इक्वल टू आई आर, ठीक है, आपको बताया गया था। तो इनके प्रतिरोध यानी आर को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि जब आपका ये धारा, ये विभव और धारा एक तरीके से सरल रेखा में होगा तो इनका प्रतिरोध भी कहीं ना कहीं क्या करेगा, ओम के नियम का पालन करेगा। तो इसलिए कहा गया है आगे चलकर, तथा इनके प्रतिरोध को क्या कहते हैं, ओमीय प्रतिरोध भी कहते हैं। ये चीजें क्या की गई हैं, बताई गई। अब कुछ चीजें तो ये हो गई जो लिखी हुई हैं। अब कुछ चीजें हम लोग क्या जानेंगे, इसके ग्राफ के बारे में जानेंगे, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग ग्राफ के बारे में समझते हैं। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने समझा ओमीय चालक के बारे में, ओमीय प्रतिरोध के बारे में, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इस ग्राफ के बारे में, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, ये सरल सीधी रेखा यहाँ से आपको बता सकती है कि कहीं ना कहीं ये ओमीय के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसमें भी कुछ परिवर्तन है, ठीक है। इसमें से क्या परिवर्तन है कि अगर मान लीजिए विभवांतर का मान 0 है, ठीक है, जो विभव दिया जा रहा है, ये विभव, ये देखिए माइनस से प्लस की तरफ है। अगर यहाँ जहाँ क्रॉस कर रहा है, तरीके मान लीजिए विभवांतर का मान 0 है, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब विभवांतर है धारा कहाँ से बहेगी, ठीक। लेकिन अगर एक तरीके से समझे कि विभवांतर का मान बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं धारा में कुछ परिवर्तन हमें देखने को तुरंत मिलेगा, ठीक। तो क्या क्या कैसे परिवर्तन होगा, उसी को इसके ग्राफ के रूप में हम क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो चलिए एक दो लाइन इसमें लिख लीजिए ग्राफ में, उसी के नीचे लिखना है जो भी ओमीय ओमीय प्रतिरोध लिखे हो उसी के नीचे। चलिए नोट कर लीजिए इसको, तो हम लोग फिर आगे बढ़े, तो इसको कुछ समझें। यहाँ बताया जाता है इसके बारे में, क्या बताया जा रहा है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली ठोस व सीधी रेखा, जो आपकी सीधी रेखा है ये, और ये यहाँ से जो मिली हुई है, ये सीधी रेखा एक तरीके से क्या करती है, ओम के नियम का पालन कर रही है। क्यों, क्योंकि इसमें जो धारा है एक तरीके से क्या है, कम धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। जो धातुएं इसमें ली गई हैं उसमें अगर धारा कम से कम भी प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा, एक तरीके से ओम के नियम का पालन करेगा, ठीक। और जो ये घुमावदार रेखा दी गई है आपको, जो आगे चल के से घूम गई है हल्का हल्का, इसमें क्या होता है, चीजें ध्यान रखिए कि ये इसीलिए रैखिक ना बनकर एक वक्र आकार की क्या करती है, ये ग्राफ को बनाती है, ठीक। ऐसे बताया क्या जा रहा है कि ये उच्च वोल्टेज उच्च है, ठीक है, उच्च वोल्टेज के कारण ये घुमावदार रेखाएं क्या करती है, ओम के नियम का पालन नहीं करती। और इसमें होता क्या है, उसमें धारा का मान बढ़ जाता है, और धारा का मान बढ़ने का मतलब कि जो कि भारी मात्रा में उच्च विभव या एक तरीके से उच्च विभव साथ साथ ज्यादा मात्रा में आपके एम्पियर का प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब जैसे इसमें उच्च विभव में जैसे कौन सा चीज आता है, जैसे आपने देखा होगा टंगस्टन, टंगस्टन जो आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, जो पीला बल्ब जलता है 100 वाट का, ठीक है, तो उसमें धारा ज्यादा, यानी कि एक तरीके से, क्योंकि आपने देखा होगा जब पीले बल्ब को जलाया जाता है तो उससे ऊष्मा भी निकलती है, रोशनी भी निकलती है, मतलब कि तरीके से गर्मी भी उससे निकलती है, आपने देखा होगा। उसी के सापेक्ष में आप देखेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है, तो हाइड्रोजन जब जलता है, ठीक है, 200 वाट और 500 वाट के, तो उससे और ज्यादा गर्मी लगती है, ठीक। तो इसका कारण यह है कि वो बहुत भारी मात्रा में क्या कर रहा है, उच्च विभव को प्रदर्शित कर रहा है, यानी उच्च विभव को निकाल रहा है, तो इसके कारण से हमें गर्मी का भी एहसास होता है, ठीक, और साथ साथ में प्रकाश भी मिलता है। तो यहाँ यही बताया जाता है कि जब
विभव उच्च हो जाएगा तो वो एक तरीके से ओम के नियम का पालन नहीं करेगा और वो इस तरीके के ग्राफ को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, जैसे कि यहाँ पे प्रदर्शित है। ये बता रहा है आपको अनोमीय, और ये सरल रेखा को क्या बता रही है, ओमीय प्रदर्शित कर रही है। तो ओमीय तभी होगा जब धारा क्या होगी, कम होगी, विभव कम होगा, और अनोमीय तभी होगा जब धारा ज्यादा होगी और विभव भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की हानि करेगा, क्योंकि जब ऊष्मा बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन के तो माध्यम से ऊष्मा प्रदर्शित हो रहा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, हानि होगी। ठीक, तो ये बताया जाता है इसके ग्राफ के बारे में। और ये हमारा हो गया ओमीय चालक, ओमीय प्रतिरोध। अब हम लोग जानेंगे अनोमीय चालक, अनोमीय प्रतिरोध के बारे में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो हम लोग समझेंगे इसके बारे में, जो कि आपको दिया गया अनोमीय चालक और प्रतिरोध के बारे में बताया गया इसमें। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले बताया जाता है, कि जिन चालकों के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता, ऐसे चालक हैं, ऐसे कौन से चालक हैं जो ओम का नियम का लागू, ओम के नियम को लागू नहीं करते, जैसे आपके टंगस्टन। ठीक है, क्योंकि इन्हें उच्च विभव चाहिए, और उच्च विभव तो उच्च धारा, इन सब चीजों के बारे में क्या हो, इनके अंदर हो। तो ऐसे जिन चालकों के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, अनोमीय चालक। और वैसे प्रतिरोध क्या कहा जाता है, अनोमीय प्रतिरोध कहा जाता है। इधर अनोमीय चालक तथा अनोमीय प्रतिरोध इनको क्या कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ओम का नियम पालन नहीं करते, ठीक है, जैसे कौन कौन से लोग ओम के नियम का पालन नहीं करते, जैसे आपका है, कल ही बताया गया था, जैसे आपके ट्रांजिस्टर, डायोड बल्ब, टार्च का बल्ब, ठीक है, और साथ साथ आपके निर्वात नलिका, ट्रायोड, ठीक है, सब ऐसी चीजें हैं जो एक तरीके से ओम के नियम का पालन नहीं करते। क्यों नहीं करते, कि आप समझिए, इन लोगों को बहुत भारी मात्रा में उच्च वोल्टेज चाहिए। जैसे आपको बताया गया, जैसे अभी आप एक्सरा कराने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो एक्सरा कराने के लिए उसमें आपको भारी मात्रा में उच्च वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी। जो एक्सरा करते हैं, जो मशीन करती है, उसे भारी मात्रा में क्या कहते हैं, एक्सरे मशीन, यानी कि अल्फा कण को निकालने के लिए कहीं ना कहीं भारी मात्रा में क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो जो किरण बाहर निकलेगी, आपके शरीर का क्या करेगी, एक तरीके से एक्सरे कर पाएगी। तो वो भी एक तरीके से क्या होता था, ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो जब ओम के नियम का पालन नहीं करता, तो यहाँ यही बताएगा जो ग्राफ आपके रूप में, कि अरैखिक क्षेत्र और प्रतिरोध क्षेत्र जो होगा, एक तरीके से दिया गया ना, कि प्रतिरोध क्षेत्र एक तरीके से ऋणात्मक क्षेत्र, प्रतिरोध क्षेत्र होता है, जिसमें दिया गया आपको। ठीक है, और फिर एक दिया गया आपको अरैखिक क्षेत्र। तो यहाँ जो बताया जाता है इस तरीके से कि ये कैसे कार्य नहीं करता, ठीक है, तो इसलिए नहीं कार्य करता क्योंकि इसके जो बीआई ग्राफ है, ठीक है, वो सरल रेखीय पथ पर हमें प्राप्त नहीं होते। पहले तो जान लीजिए, यही इस तरीके से लिख दें कि आपका जो ये है, क्या है, बीआई ग्राफ है, ये सरल रेखा पथ पर नहीं है, पथ नहीं है। ठीक, सबसे पहले तो यही बताया गया है कि आपका जो बीआई ग्राफ है, क्या एक तरीके से सरल रेखीय पथ पर नहीं है, और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसमें बी और आई के बीच में कोई संबंध नहीं दिख रहा है। ठीक, संबंध दिखने का क्या मतलब है, आप देख सकते हैं कहीं धारा बहुत ऊंचाई पर पहुंच रही है, ठीक है, तो कहीं एक तरीके से धारा विभवांतर के एकदम नीचे आ रही है, एकदम विभवांतर के मतलब नीचे, यानी कि धारा कहीं बहुत तेजी के साथ उच्च वोल्टेज पे जा रही है, तो कहीं क्या हो रही है, नीचे कम हो रही है। ठीक है, तो इसके कारण से आपको बताया क्या गया ओम का नियम, कि ओम का नियम एक तरीके से सरल परिपथ पर कार्य करता है, यानी कि सरल रेखा पे कार्य करता है, उसका वक्र, यानी कि जो उसका ग्राफ है, एक तरीके से सरल रेखा पे कार्य करता है। यानी कि ये बताया कि बी और आई का जो ग्राफ होगा, जब सरल रेखीय पथ पर कार्य करेगा, तब ये जाकर के क्या होगा, एक तरीके से ओम का नियम का पालन करेगा, और अन्यथा ये ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक, ये आपको बताया गया है ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध में। ठीक, अब इसके बाद हम लोग का एक और प्रतिरोध है, ठीक है, गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।